गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। लास्ट क्लास टॉपिक ऐड किए थे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3 दैट रटना है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3 ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ड्यू टू रोटेटरी मोशन इट इज 2 एंड टोटल monoatomic total 3, diatomic total 5 and tri non-linear polyatomic it is 6। चलो आगे लिखो। अब देखिए इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, partition of energy, equipartition of energy, equipartition of energy लिखिए। बाय कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल, जो मैक्सवेल साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कंसेप्ट लाया था। बाय कंसेप्ट ऑफ मैक्सवेल energy of molecule is divided, energy of molecule is divided equally among all the degree of freedom, divided equally among all the degree of freedom, among all the degree of freedom। हम लोगों ने क्लास में प्रूफ किया था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल 1/kT, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हम लोगों ने ये प्रूफ किया था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसके लिए? मोनो एटॉमिक के लिए। और मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना पढ़े थे? 3। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल हम लोगों ने ये प्रूफ किया था बच्चे, 3/2 kT, 3/2 kT। K के नीचे B लगा देना। K इज नॉन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K इज नॉन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो हर चीज कहां से आया है सब प्रूफ कर चुके हैं, बट लास्ट में फॉर्मूला रटना भी है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फॉर मोनो एटॉमिक 3/2 kT, और मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 3। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी 3/2 kT, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कितना होगा? ½ kT। फिर से सुनो, ये हम लोगों ने प्रूफ किया था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 3/2 kT, K इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, K इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। सो फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्यों? हम लोगों ने क्या डेरिवेशन में क्या एज्यूम किए थे? गैसियस मॉलिक्यूल कैसा शेप? स्फेरिकल। और स्फेरिकल क्या होता है? मोनो एटॉमिक। फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एनर्जी 3/2 kT। सो per degree of freedom, for 3/2 kT, so per degree use unitary method, 3 for 3 energy 3/2 kT, so for 1 divide by 3, so per degree of freedom ½ kT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होगा? ½ kT। फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F हो, F डिग्री ऑफ फ्रीडम
एनर्जी F/2kT। अब अपने पास एक ऐसा फॉर्मूला बन गया जिससे हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी निकाल सकते हैं। लिखो यहां तक पहले, यहां तक लिखो पहले, यहां तक लिखो पहले। F/2kT काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला F/2kT। यही है कंसेप्ट ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इक्विपार्टीशन, एनर्जी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। कंप्लीटेड। लिख लिया? यस सर। यस सर। यस अब सर। सुनो, लास्ट क्लास में जो लिखे थे फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, अब वो भूल जाओ। अब जो लिख रहे हैं ना, एक ऐसा फॉर्मूला जो हर गैस के लिए एप्लीकेबल हो, हम लोग वो फॉर्मूला याद करेंगे। हम लोग वो फॉर्मूला जो लिखे थे लास्ट क्लास में, उसमें लिमिटेशन था। आज जो लिख रहे हैं उसमें लिमिटेशन नहीं है, ध्यान दो। F/2nRT रटना बच्चे, ये है अब आपको। F/2nRT, F/2RT एंड F/2kT। के कौन सा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। रटना आपको ये है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये कितने गैस के लिए? फॉर n मोल, फॉर n मोल, फॉर n मोल फॉर्मूला F/2nRT। मोनोएटॉमिक गैस 3, डायटोमिक गैस 5, ट्राई लीनियर 5, ट्राई नॉन लीनियर 6। बस ये बन गया फॉर्मूला। फर्स्ट वन फॉर n मोल, सेकेंड वन फॉर 1 मोल एंड थर्ड वन फॉर 1 मॉलिक्यूल। अब अपने को ये डायरेक्ट रख लेना है, कहां से आया वो स्कूल में काम आता है। अब तो एमसीक्यू में डायरेक्ट लगाएंगे, एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज करेंगे। और एफ हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ की वैल्यू 3, 5, 6। जिन्होंने ये क्लास अगर छोड़ा है तो लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना। 3 फॉर मोनो, 5 फॉर डाई और ट्राइलिनियर एंड 6 फॉर ट्राई नॉन लीनियर और पॉलीएटॉमिक। तो ये फार्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी का। ये फार्मूला केमिस्ट्री में डायरेक्ट यूज करना है। फिजिक्स में थोड़ा इसका डेरिवेशन था कि कहां से आया। इसे दोनों चैप्टर को आज ये केटीजी हो जाएगा, अगली क्लास में वहां स्टेट्स ऑफ मैटर का एक क्लास हो जाएगा। तो आपका एक साथ 2 चैप्टर तैयार होगा। लिख लिया आपने? तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। F/2nRT, F/2RT, F/2kT। K is Boltzmann constant, R गैस कांस्टेंट। आई होप R की वैल्यू सबको याद होगा। मैं फिर रटवा दूंगा भाई, मैं फिर से रटवा दूंगा, बट रटना भी है और समझना भी है। और इसी फॉर्मूले से एंट्री होती है जो अगले चैप्टर का डेरिवेशन है, फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर कुछ बताने वाले हैं जिसका डेरिवेशन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में है। यहां डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो थोड़ा समझेगा वो आया कहां से। जो हम नेक्स्ट डिराइव कर रहे हैं केमिस्ट्री केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में डेरिवेशन है और यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट यही समझ लेंगे आपको। तो इसको हटा रहे हैं। चलो हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ।
मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी, सिंबल सी, मोलार हीट कैपेसिटी, सिंबल सी। समझो होता क्या है, किसी गैस का 1 मोल लो, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, अच्छा पहले गैस की बात करो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी रहे, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना उसको एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। लिखो, देखो, इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the heat energy required to change the temperature, to change the temperature by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius for 1 mole, for 1 mole, for 1 mole. Formula C equal to heat energy, C is equal to heat energy divided by number of mole, हम लोगों ने सिंबल n लिया है नंबर ऑफ मोल का, इनटू डेल्टा टी। C इक्वल टू हीट अपॉन n डेल्टा टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट का फॉर्मूला n c डेल्टा टी। For 1 mole, molar heat capacity. For unit mass, specific heat capacity. Anyway, molar heat capacity, C equal to energy upon number of mole by delta T. Heat energy N C delta T. Unit, joule per mole per Kelvin. Unit, unit of C, joule per mole per Kelvin. जूल पर मोल पर केल्विन, ये रहा मोलार हीट कैपेसिटी। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी का भी 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाइए, जितना हीट उसको रिक्वायर होगा, जितना हीट उसे चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग मोलार हीट कैपेसिटी। यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन और कैलोरी पर मोल, जिसमें डिफाइन कर लो। अब आइए नीचे लिखो पॉइंट, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। चलो ये समझो आता कैसे है, मुझे निकालना है मोलार हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड। क्या दो फॉर्मूला, C इक्वल टू हीट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी। और अभी हम लोग बच्चे पढ़े थे, ठीक है, सॉलिड को जब आप हीट देते हो, ठीक है, तो सॉलिड जो एटम है, एटम रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, एटम हैव ओनली वाइब्रेशनल मोशन इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड। और बताए थे लास्ट में, सॉलिड में अगर पूछा जाए किसी एक एटम का बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी एक एटम का बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बताया था 6 ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन along x, along y, along z. Inside the solid, atom vibrate in all direction, so its degree of freedom F equal to 6. अब अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, तो तुमने सॉलिड को हीट एनर्जी दिया, तो क्या बढ़ गया उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्या बढ़ गया उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ गया वाइब्रेशन वाला। और अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, K kinetic energy for 1 n mole, kinetic energy for n mole F by 2 n R
लगता है मैंने गलत लिखवाया। देखो एनआर मैंने डेल्टा टी लिखवाया टी लिखवाया, चेक करो। टी। Sir, डेल्टा टी लिखवाया टी लिखवाया, देखो। हाँ टी सही है, अगर डेल्टा टी सही लिखवा देना। काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT, ठीक है। तुम एनर्जी दो, टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या बढ़ गया डेल्टा के, तो ये लिखा। और डेल्टा के इक्वल टू F/2 nR डेल्टा टी, ठीक है, nR डेल्टा टी। और अभी मैंने पढ़ा C इक्वल टू हीट एनर्जी डिवाइड बाय n डेल्टा टी। जो तुमने हीट दिया वो क्या बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी F/2 nR डेल्टा टी डिवाइड बाय n डेल्टा टी, n डेल्टा टी कैंसल, तो क्या बन गया फॉर्मूला FR/2। एंड फॉर सॉलिड डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, फॉर सॉलिड डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, फॉर सॉलिड F इक्वल टू 6 रख दो, तो C इक्वल टू 6R/2 3R। तो सॉलिड के लिए C इक्वल टू 3R। एनसीईआरटी में 5-6 दिया हुआ है, कॉपर एल्यूमिनियम सबका, सभी का C की वैल्यू सेम है और R की वैल्यू अप्रोक्स SI सिस्टम में 8.314। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 4-5 मेटल का नाम है और लिखा हुआ है सबका C कितना है, तो 24 के अप्रोक्स आ रहा है। एनीवे तो C की वैल्यू 3R फॉर सॉलिड लिख लो। C equal to 3R, C equal to 3R for solid। और C क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी। लाइट गई मेरे यहाँ आज, कोई दिक्कत नहीं, पावर बैकअप थोड़ा सा। C equal to 3R, नोट कर लो। सॉलिड के लिए C equal to 3R for solid, C equal to 3R। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो देख लो C की वैल्यू एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन सबकी अप्रोक्स 24 है। तो जितने भी मेटल हैं सभी की C की वैल्यू 3R और अपने को C की वैल्यू पता होता है। चलो ये निकल गया सॉलिड के लिए C की वैल्यू 3R। आगे लिखो, ये हो गया सॉलिड। फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोलार हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। आगे लिखो, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। मोलार हीट कैपेसिटी फॉर वाटर, ठीक है। आप समझो, यहां पर भी आंसर लिखा है कि अगर वाटर, देखो गैस और लिक्विड और सॉलिड में काफी डिफरेंस है। गैस में तो मॉलिक्यूल काफी दूर, नो इंटरेक्शन। तो एनसीईआरटी ने वाटर को भी एज ए सॉलिड ही ट्रीट करके इसको ड्राइव कर दिया, ठीक है, ठीक है। वहां पर लिखा है एनसीईआरटी कि इफ वाटर इज ट्रीटेड एज ए सॉलिड, मतलब अगर वो काफी उसका टेम्परेचर कम कर दे तो जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाए तो उसका निकाला गया है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब अभी जो पढ़े थे 3R, उसके वाटर के लिए 3R नहीं है। वाटर में थोड़ा डिफरेंट क्यों है, तो ये जो पढ़े ये जितने हैं वो मेटालिक बॉन्ड जिसमें है, जिसमें सिर्फ मेटलिक बॉन्ड होते हैं, पढ़ोगे बॉन्डिंग में। ये जो कॉपर है तो कॉपर का पूरा फिक्स्ड आयन है और उसमें रैंडमली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो ये जो भी पढ़े आपने C equal to 3R फॉर कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, टंगस्टन जो भी है उसके लिए C की वैल्यू 3R है। अब वाटर को भी एज ए सॉलिड ट्रीट किया है, बट वाटर में जो है H2O 3 एटम है और H2O का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता है, क्या होता है, नॉन लीनियर। ध्यान सुनना, ध्यान सुनिएगा आप, और फिर रट भी लेना है लेकिन समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। आइए फिर K का फार्मूला, ठीक है, K का फार्मूला F/2 nRT, n मोल के लिए एक मॉलिक्यूल की जगह लिख लूं मैं F/2 kT फॉर 1 मॉलिक्यूल।
for one molecule, for one molecule, ध्यान देना। अब K, अब देखो H2O का फिर F कितना लिया एनसीईआरटी में। सबसे पहले एक आइटम का, तो एक आइटम का सबसे H2O इसका स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है। तो एक के लिए पढ़े थे मोनोटॉमी का 3, डाई के लिए 5 और ट्राई नॉन लीनियर तो कितना 6। अब ध्यान देना, यहां जो एनसीईआरटी यूज किया है 6 एक के लिए और H2O तीनों एटम के लिए, तो H6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 KT डिवाइड बाय 2 KT, फिर वही चीज है डेल्टा के इक्वल टू, अगर डेल्टा 8 लगाएंगे तो ये 9 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T इंटू डेल्टा T। तो ध्यान दो ये निकला एक के लिए, अगर वही देखो इसके प्ले कितना आया था 3 आर आया था, किसके लिए, सॉलिड के लिए। तो वाटर में अब इसी के निकला एक के लिए, 1 मोल आएगा तो यहाँ आर आ जाएगा। तो फाइनली आपको रखना है सी की वैल्यू फॉर वाटर 9R, वाटर के लिए लिख लो, मैं फिर से समझा रहा हूं। वाटर के लिए 9R, वाटर के लिए 9R, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। इसके भले ट्रीट किया जाए सॉलिड, बट वो सॉलिड में जितने एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं कॉपर, लेड, सल्फर, सिल्वर, टंगस्टन, सभी जिसमें मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड में बच्चे बॉन्डिंग पढ़ोगे जिसमें सिर्फ एटम है जो अपने मीन पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहा है। यहां पर ये वाटर के लिए तो ध्यान रखना फॉर वाटर C इक्वल टू 9R, वो सॉलिड जो जितने मेटालिक बॉन्ड वाले हैं, तो C इक्वल टू 9R। फिर से समझ लो, वाटर को ट्रीट किया एज ए सॉलिड, तो किसी सॉलिड में एक एटम का वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन पढ़े थे हम लोग, ड्यू टू वन डायरेक्शन 2, तो अलोंग X 2, अलोंग Y 2, अलोंग Z 2, टोटल कितने हो गए 6। और H2O में एक एटम का वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन है, तो एक एटम का कितना हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, टोटल एटम कितने हैं 3, तो 6 इंटू 3 18, तो 6 इंटू 3 18 बाय 2 कट हो गया 9 आ गया। तो यहाँ जो कोफिशिएंट ये 9 है, तो ये निकला डेल्टा के फॉर वन मॉलिक्यूल, ये जो निकला डेल्टा के फॉर वन मॉलिक्यूल। फिर वही बच्चे अगर n मोल की बात करें तो यहाँ पर जो k दिख रहा है वहां पर नंबर ऑफ मोल गैस कांस्टेंट आर आ जाएगा। एनीवे तो ये रख लेना, अब c की वैल्यू 9R, तो दो चीज रखने वाला आज हो गया। सॉलिड में वो कौन सा जिसमें मेटालिक बॉन्ड सब होते हैं उसके लिए c की वैल्यू 3R, फॉर वाटर c की वैल्यू 9R। बट इस दोनों से इंपॉर्टेंट है गैस के लिए। आगे लिखो, ये हो गया सॉलिड लिक्विड, सॉलिड 3R, लिक्विड के लिए 9R। और वो लिक्विड किसके लिए, H2O, सभी लिक्विड में तो H2O 3 आइटम तो होंगे नहीं। चलो आगे लिखो, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर गैस, इंपॉर्टेंट है ये, वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। मोलार हीट कैपेसिटी फॉर गैस, मोलार हीट कैपेसिटी फॉर गैस। चलो ध्यान सुनना, जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वही हम लोग एज्यूम कर लिए थे, इन केस ऑफ गैस नो इंट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का भी फोर्स ऑलमोस्ट 0 मान चुके थे। गैसियस मॉलिक्यूल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन सिंस नो ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सुनो, एक टर्म यूज करते हैं मैकेनिक्स में, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मींस सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। तुमसे बोले कि तुम्हारे कमरे में जितने हैं मॉलिक्यूल सभी के निकाल दो, या कहीं बोलते हो टोटल एनर्जी मींस ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
इनफैक्ट, और एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी मीन्स किसी डब्बे में गैस भरा हुआ है। इंटरनल एनर्जी मीन्स सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, वही जो यूज कर रहे हैं हम लोग टोटल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, and in case of ideal gas, no interaction, no gravitational force, so internal energy is equal to kinetic energy। क्योंकि बच्चे इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल, और टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है किसके कारण? ड्यू टू अट्रैक्टिव, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। और आइडियल गैस की कंडीशन में मॉलिक्यूल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं है, मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते ही नहीं है, इसलिए जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। देखो नीचे, देखो इंटरनल एनर्जी ब्रैकेट में सिंबल यू यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी का सिंबल यू। देखो इंटरनल एनर्जी is the sum of all type of energy। Internal energy is the sum of all type of energy। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, ब्रैकेट में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेटरी मोशन, kinetic energy due to rotatory motion, and potential energy due to interaction, and potential energy due to interaction, bracket close। फिर से, internal energy is the sum of all type of energy। ठीक है, आगे लिखो, for ideal gas, for ideal gas there is no interaction। For ideal gas there is no interaction, so internal energy is equal to, so internal energy is equal to kinetic energy। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और जो फॉर्मूला तुम पढ़े थे वही फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी, बट किस गैस के लिए? आइडियल गैस, F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 nRT फॉर आइडियल गैस, और कितने के लिए? 1 n मोल। तो जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, यहीं से एंट्री हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीक में थर्मोडायनेमिक्स में, पूरी थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला यही है, F/2 nRT। केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला रटोगे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, और फिजिक्स में तो अब तो डायरेक्ट यूज ही करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला F/2 nRT। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू F/2 nRT। कहीं नहीं जा रहे, गेट लगा रहे, इक्वल टू गेट F लगा रहे बाय, हूँ। कुमकुम तुम तो कभी सुधरोगे नहीं, सिर्फ तुम्हारी क्लास में आवाज आती है और किसी का नहीं। इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी F/2 nRT, ये रहा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग गैस की बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, तो वही फॉर्मूला जो ड्राइव किए काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला F/2 nRT। ठीक है, अब सुनो, फॉर गैस 2 टाइप ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी। देखो आगे, फॉर गैस 2 टाइप ऑफ मोलार हीट कैपेसिटी, for gas 2 type of molar heat capacity, Cp and Cv। for gas 2 type of molar heat capacity, Cp and Cv,
Cp को बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv कहलाता है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले बच्चे आप Cv को डिफाइन करो। Cv, ये लिखो Cv ब्रैकेट में इसका नाम, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। molar heat capacity at constant volume. molar heat capacity at constant volume. चलो डिफाइन करते हैं। Cv लिखो, देखो, at constant volume, it is the heat energy required. At constant volume, it is the heat energy required to change the temperature of 1 mole of gas, to change the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius. Cv, फिर वही फॉर्मूला, heat divided by n delta T, but it is defined at constant volume. At constant volume. Cv equal to heat by n delta T, molar heat capacity at constant volume. Cv equal to heat upon n delta T. Cv equal to heat by n delta T. Cv equal to heat by n delta T. चलो ये लिख लिया आपने Cv। अब ध्यान देना बच्चे, बहुत सिंपल चीज है। अब जो हम Cp ड्राइव कर रहे हैं ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में है, लेकिन कंसेप्ट ये आ जाएगा। सुनो, किसी डब्बे में गैस भरा हुआ है, इस डब्बे में गैस भरा हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डब्बे का साइज नहीं बढ़नी चाहिए। किसी डब्बे में आपने गैस भर दिया और अब आप इसको जो भी हीट दोगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे रहे हो, क्योंकि डब्बा क्या है, फिक्स है। अब आप इसमें हीट सप्लाई कर रहे हो और डब्बा क्या है, पैक है, मींस वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तुम गैस को जितना हीट दोगे, ठीक है, डब्बे का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इस डब्बे का वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट कर दिया। मतलब किसी डब्बे में गैस भर दिए, डब्बे को पैक कर दिए और अब डब्बे को गर्म करना स्टार्ट किए, तो गैस वहां से बाहर निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो डब्बे का वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब सुनो, अब तुम इसको हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट दे रहे हैं। अब ध्यान देना, हीट दे रहे हैं किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब आओ, सी का फार्मूला, अभी Cv का फार्मूला क्या था, हीट डिवाइड बाय n डेल्टा टी। तो जो आपने हीट सप्लाई किया वो कहाँ गया, फार्मूला NCV डेल्टा टी। अब सुनो, इंटरनल एनर्जी क्या था, सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। तो और U किसके इक्वल, K इक्वल। तो जो तुमने हीट दिया वो सभी हीट कहाँ यूज हो गया, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। सभी गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ा दिया। तो जो तुमने एनर्जी दिया वो कहाँ यूज हुआ, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और सिंपली यूज टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। समझ लो, फिर लिखना, ठीक है। तो हीट इक्वल टू NCV डेल्टा टी, और तुम्हारा हीट गया कहां, टू इंक्रीज डेल्टा के और इंक्रीज डेल यू। डेल्टा के बोलो या डेल यू बोलो। तो आपने जो हीट दिया वो जाके उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया, डेल यू को बढ़ा दिया, NCV डेल्टा टी। और अभी पढ़े थे के का फॉर्मूला F/2 nRT, और के और यू दोनों सेम,
ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू वही फॉर्मूला याद करो, के का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, F/2 nRT, वो के था, और डेल्टा के तो यहां कहां चला गया, डेल्टा टी, वही फॉर्मूला F/2 nRT, यू का फॉर्मूला, तो डेल यू का फॉर्मूला F/2 nR डेल्टा टी, और इधर कौन है, NCV डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी कट गया, और फाइनली फाइनली CV की वैल्यू FR/2 फाइनली बन गया बच्चे फार्मूला, किसका फार्मूला के बन गया, CV का। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि बताओ हीलियम का CV की वैल्यू, हीलियम मोनोएटॉमिक 3R/2, बताओ नाइट्रोजन की CV, नाइट्रोजन डायटॉमिक 5R/2, तो ये बन गया CV का फार्मूला FR/2। लिखो, बट पर जो हम लिखा रहे वो लिख लो, ठीक उतारना, लिखो, if heat energy is supplied, if heat energy is supplied at constant volume, heat energy is supplied at constant volume, then it increases, then it increases kinetic energy, then it increases kinetic energy or internal energy of system, इसको बोलते हैं सिस्टम, it increases kinetic energy और इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और ये डायग्राम बना दो और बोल दो इस सिस्टम में कितने गैस हैं, n मोल हैं, उस डब्बे में आपने n मोल गैस रखकर उसको गर्म करना स्टार्ट किए, इस डब्बे के अंदर n मोल गैस है, उतार लो, और लास्ट में ये रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CV का फॉर्मूला FR/2, CV/FR/2, हर चीज समझते जाओ कहां से आ रहा है, और लास्ट में रटना भी है। अब आगे मैं कभी पूछूंगा डायरेक्ट पूछूंगा, बताओ CV का फॉर्मूला, आंसर आना चाहिए FR/2, CV का फॉर्मूला FR/2, CV/FR/2, CV/FR/2। CV/FR/2, और F की वैल्यू पता है, मोनो 3, डाई लीनियर 5, डाई ट्राई नॉन लीनियर, और पॉलीएटॉमिक F की वैल्यू 6। CV/FR/2, Done, sir. ठीक है, ये हो गया बच्चे CV। आगे लिखो, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, CP। तो जो डिफाइन किया CV को वही CP बस आगे लगा दो स्टार्टिंग में, एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो एट कांस्टेंट प्रेशर it is the heat energy supplied, CP at constant pressure, it is the heat energy supplied, it is the heat energy supplied to increase the temperature, to increase the temperature of 1 mole of gas
for 1 mole of gas at constant pressure। तो लिख चुके हैं। चलो, तो Cp का फार्मूला, Cp at constant pressure, Cp is equal to वही फार्मूला, heat divided by n delta T, heat divided by n delta T at constant pressure, Cp heat upon n delta T, वहां लिख देना at constant pressure, at constant pressure। चलो समझो, मुझे एनर्जी देना है, हीट देना है कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसके पहले वाले मैंने डब्बे को फिक्स कर दिया था, डब्बे को पैक कर दिए थे, जिससे डब्बे का वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट, और डब्बे का प्रेशर रखना है कांस्टेंट, डब्बे का प्रेशर रखना है कांस्टेंट। तो देखो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं। प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए ये जो डब्बा है इसमें गैस भर दिए और इसमें लगा दिया गया पिस्टन, जिससे वो मूव कर सके। तो ये लगा दिया गया पिस्टन, और ये पिस्टन मूव करने वाला पिस्टन है, ठीक है। ये पिस्टन लगा दिए और इसके अंदर भर दिया गया गैसियस मॉलिक्यूल, इसके अंदर भर दिया गैसियस मॉलिक्यूल, n मोल भर दिया मैंने इसके अंदर, n मोल, ठीक है। अब ये पिस्टन कैन मूव, और बच्चे ध्यान सुनो, ठीक है। बाहर का प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब समझो ऐसे कि मान लो ये है पेंडुलम, ध्यान सुनना, मैं इस पेंडुलम को धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूं, मैं पूछूं मेरा फोर्स कितना है, तो बोलोगे सर अच्छा आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। हाँ एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल धीरे धीरे जा रहा हूं, मैं नो एक्सेलरेशन। वो अच्छा सर, तो इट मीन्स आपका जो फोर्स है वो mg के इक्वल है। मतलब अगर ये पेंडुलम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको मूव कर रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मेरा फोर्स तो दिखेगा नहीं आपको, हम कितना लगा रहे हैं। हाँ बोल सकते हो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रहा है, mg। तो ये तुम बोल सकते हो कि मैं पेंडुलम को ऊपर ले जा रहा हूं एट कांस्टेंट फोर्स। अगर ये खींच दिया एक्सेलरेशन, तो मेरा फोर्स कांस्टेंट नहीं है। फोर्स कांस्टेंट क्यों, पेंडुलम इज इन इक्विलिब्रियम और मैं इसको ले जा रहा हूं। तो तुम बोल सकते हो अच्छा सर आपका फोर्स जो है वो mg के इक्वल है, इसके वेट के इक्वल है, क्योंकि आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। कुछ वैसा ही अगर ये पिस्टन एक्सेलरेट नहीं करे, तो बाहर से कौन लगा रहा है प्रेशर, एटमॉस्फेयर। बाहर से प्रेशर कौन लगा रहा है इसके ऊपर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर बाय एटमॉस्फेयर। और अंदर से कौन लगा रहा है, प्रेशर बाय गैस। और जो पिस्टन है नॉन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मूव स्लोली, मींस आप बोल सकते हो कि सर जो प्रेशर गैस का है वो प्रेशर एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट है। मींस इफ पिस्टन मूविंग स्लोली, तो कंडीशन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। अब समझो, पहले लिखना नहीं। अब मैंने वापस फिर इसको भी हीट दिया, और ये सब चीज थर्मोडायनेमिक्स में जब स्टार्ट हुआ नेक्स्ट वीक में, तो और डिटेल्स पढ़ोगे। इस वीक मुझे यही कंप्लीट करना है और स्टेट्स ऑफ मैटर करना है और क्वेश्चन कराना है। अगले इस वीक में स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, तो ये सब और बेटर सब। इसमें मैं बाहर से हीट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। पिस्टन मूविंग स्लोली, पिस्टन जो है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, पिस्टन मूविंग स्लोली। अगर स्लोली जा रहा है मींस प्रेशर कांस्टेंट है, और वो प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कांस्टेंट पी पर ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है। मैंने बच्चे पढ़ाया था फ्लूइड्स में, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है डायरेक्ट रट लो। वर्क जब अपन करते हैं तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब गैस वर्क करता है तो फोर्स की जगह गैस कहलाता है प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट की जगह चेंज इन वॉल्यूम। ये मैं पढ़ा दिया था फ्लूइड्स में।
फ्लूइड हैव एक्स्ट्रा एनर्जी, पीवी प्रेशर एनर्जी, पीवी प्रेशर एनर्जी। तो जब गैस बच्चे पिस्टन को डिस्प्लेस करता है तो गैस के लिए फोर्स नहीं, गैस के लिए प्रेशर की बात करते हैं, और गैस के प्रेशर ने क्या चेंज किया? वॉल्यूम चेंज। तो याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा सा और लिखवा देंगे वहां पर। तो वर्क बाय गैस पहले, ठीक है, वर्क बाय गैस फॉर्मूला पी डेल्टा वी। अब सुनो, यहां जो तुम हीट देते हो, ठीक है, यहां जो तुमने हीट दिया, तुम्हें आप लिखना मत, समझ लो, यहां जो आपने हीट दिया, ये हीट ने दो काम किया। एक तो गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस को गर्म भी किए, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के स्पीड को भी बढ़ाया, और पिस्टन को भी ऊपर ले गया। जो तुमने इसके पहले में जो तुमने एनर्जी दिया, वह सिर्फ कहां खर्च हो गया? मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। और यहां जो तुमने हीट दिया, उसने दो काम किया, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया और पिस्टन को भी ऊपर ले गया। तो यहां जो आपने हीट दिया, यहां दो काम हुआ, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी बोलो या टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी बोलो। और क्या किया उसने? वर्क किया। कितना वर्क किया? पी डेल्टा वी। अब सुनो, हीट सप्लाइड किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस हीट को लिखना है एन सी पी डेल्टा टी। डेल्टा यू इसके पहले पढ़ चुके हैं, डेल्टा यू इसके पहले वाले में, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू इसके पहले वाले में एट, ठीक है, एन सी वी डेल्टा टी। और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पी डेल्टा वी को लिखा एन आर डेल्टा टी। और सभी में ये एन डेल्टा टी कैंसिल हो गया। फाइनली ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। लिखो पहले, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको उतारना है यहां पर। देखो, if heat energy is supplied, if heat energy is supplied at constant pressure, if heat energy is supplied at constant pressure, then supplied heat energy, increases its internal energy, increases its internal energy, increases its internal energy, and increases its internal energy and work against atmospheric pressure, and work against atmospheric pressure। ठीक है, रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। पर सुनो, हीट दिया कांस्टेंट प्रेशर पर, एन सी पी डेल्टा टी। और आज ही पढ़ते स्टार्टिंग में के का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर टी। तो डेल्टा के का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। मैं अभी यहाँ सीवी ले लिख रहा हूं। डेल्टा के का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर टी, तो डेल्टा के का फॉर्मूला एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। तो मैं डेल्टा के को लिखा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अभी मैं सीवी को यहां मिक्स नहीं कर रहा हूं। और P डेल्टा V, PV इक्वल टू NRT, तो सो P डेल्टा V इक्वल टू NR डेल्टा T। अभी मैं CP का बना रहा हूं फार्मूला, अभी मिक्स नहीं कर रहा हूं मैं। तो फाइनली बन गया CP का फार्मूला FR बाय टू प्लस R। ये रहा CP का फार्मूला। CV का फार्मूला क्या था? FR बाय टू, और CP का फार्मूला FR बाय टू प्लस R। अभी हम यहां पर CV को मिक्स नहीं किया। तो जो आपने हीट दिया, दो काम किया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया और वर्क किया।
वर्क का फॉर्मूला वर्क बाय गैस पी डेल्टा वी होता है। तो पी डेल्टा वी को एनआर डेल्टा टी लिखा, और डेल्टा के को पहले पढ़ चुके हैं F/2 एनआर डेल्टा टी, और हीट को लिखा NCP डेल्टा टी, कट कर गया, बन गया सीपी का फॉर्मूला, जो डायरेक्ट रटना भी है। तो मैकेनिक्स में जो हम लोग जो फोर्स लगाते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर की कंडीशन में प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है। गैस का जब भी वर्क बात करेंगे तो पी डेल्टा वी। तो यहां पर दो काम हुआ, तुमने एनर्जी दिया, मॉलिक्यूल की स्पीड को बढ़ा दिया, और पिस्टन को भी खिसकाया, दो काम हुआ। तो यहां जो तुमने एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया और पिस्टन को खिसकाया। डेल्टा के पढ़ चुके हैं, लिख लिया आपने? यस सर, रिटन। तो फाइनली अब अपने पास बन गया दो फार्मूला, सीपी और सीवी का। आज जहां से क्लास स्टार्ट किए थे, सॉलिड मेटेलिक बॉन्ड वाली जो सॉलिड सब है, उसका C3R, वाटर का C, लिक्विड का वाटर का C कितना था बताओ, बोलो बोलो। 9। वाटर का C 9R। तो मैं एक जगह फिर से सबको लिख दोगे, आज जितना C पढ़े, C3R सॉलिड, C वाटर का 9R। वाटर सॉलिड और लिक्विड बिल्कुल कांस्टेंट है, बदल रहा है गैस का। और फिर पढ़े अभी सीवी का फार्मूला FR/2, सीपी का फार्मूला FR/2 प्लस R। ये किसके लिए था? सॉलिड। ये किसके लिए था? वाटर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था? ये दो गैस के लिए। और यहीं से आता है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। माइनस कर दो, अभी करने वाले हैं, रुक जाओ। तो आज की क्लास का मेन की पॉइंट जो रटना है, सी सॉलिड 3R, सी वाटर 9R, सीपी और सीवी। सीवी का फार्मूला FR/2, सीपी का फार्मूला FR/2 प्लस R। अब जब भी मैं तुमसे पूछूंगा तो ये पूछूंगा कि ये याद है या नहीं है। हो गया? डन सर। अब नीचे लिखो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी देखा जाए तो सीपी का फॉर्मूला FR/2 प्लस R, सीवी का फॉर्मूला FR/2। एक बार दोनों को माइनस कर दो तो सीपी माइनस सीवी, ये कट गया, और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। और एक बार अपन डिवाइड करने वाले हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। अगर हम डिवाइड करें सीपी अपॉन सीवी, सीपी अपॉन सीवी, तो ऊपर FR/2 प्लस R डिवाइड बाय FR/2। अब देखते हैं काट के क्या आता है, लिखो पहले यहां तक, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू R। और नीचे देखो सीपी अपॉन सीवी क्या निकलने वाला है। जब इसको इससे डिवाइड किया तो कट होके 1 आ गया,
तो Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv, ये किया तो कट हो गया FR/2 अपॉन FR/2 प्लस, और इधर देखो R अपॉन FR/2, R कट गया, 2 पहुंच गया ऊपर, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, और Cp अपॉन Cv के लिए टर्म यूज करते हैं गामा, Cp अपॉन Cv के लिए टर्म यूज करते हैं गामा इज इक्वल टू, ये कट होके 1 आ गया, और ये 2 पहुंच गया ऊपर, एक आपको ये भी रखना है, Cp अपॉन Cv गामा का फार्मूला, Cp अपॉन Cv रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी, Cp अपॉन Cv के लिए टर्म आया है गामा, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। डायरेक्ट 3 साल पहले क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पूछा गया था, बताओ गामा और एफ के बीच रिलेशन, डायरेक्ट टिक मारना था, गामा इक्वल टू 1 + 2/f, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। और इवन पूरी थर्मोडाइनमिक्स में काम पड़ेगा, गामा की वैल्यू आपको रखना भी पड़ेगा, और नहीं तो यहाँ रख के चेक करोगे, देखो गामा की वैल्यू, गामा बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गामा फॉर मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक का F कितना था 3, 1 + 2/3, 5/3, अप्रॉक्स 1.67, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, फिक्स थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, गामा बहुत काम पड़ेगा, गामा की वैल्यू 1.67 फॉर मोनो एटॉमिक, और गामा 5/3, या तो ये रख के चेक करना, तुमको जो मन करे कर लेना, गामा फॉर डायटोमिक, डायटोमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 7/5, 1.4, गामा फॉर पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, 1 + 2/6, 1/3, 4/3, 1.33। तो आप इसको निकाल कर रटो, या ये रटना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स में काम पड़ेगा सबका, गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक, या तो ये फार्मूला गामा इक्वल टू 1 + 2/f, और f निकालना सीख चुके हैं, मोनो एटॉमिक 3, डायटोमिक 5, ट्राई नॉन लीनियर 6, ये गामा की वैल्यू रटना पड़ेगा, जब पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स वहां काम पड़ेगा। लिख लिया बच्चे? Yes, sir. चलो और सुनो यार, मोल कंसेप्ट का मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल निकालना हो, टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर नंबर ऑफ एंटिटीज दिया रहे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चॉकलेट कुछ दिया रहे, तो डिवाइड बाय 6 × 10⁻23 करते हैं। तो 2 फॉर्मूला मैंने मोल कंसेप्ट का यूज किया, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, इफ मास ऑफ गैस इज गिवन देन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, and if number of entities given means number of atom, number of molecule, number of chocolate, number of कुछ भी हो, है कि नहीं, तो डिवाइड कर देना, 6 × 10⁻23 कन्वर्ट हो जाएगा मोल में। अब सुनो यहाँ सर क्या बात कर रहे हो, सुनो ध्यान से यार। सी को मैंने क्या डिफाइन किया था, सी को डिफाइन किया था मैंने हीट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M ऊपर पहुंच गया,
ठीक है, इनटू डेल्टा टी। ध्यान सुनना, ठीक है, प्लीज ध्यान सुनो। सी का फॉर्मूला क्या था? हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला, इफ मास ऑफ गैस इज गिवन देन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास बाय डेल्टा टी। और बच्चे जब पढ़े थे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिन्होंने नहीं पढ़ा था सुन लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया गया था आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल मैंने एस यूज किया था। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसका फॉर्मूला पढ़े थे हीट अपॉन मास डेल्टा टी, ये एक्चुअल में पढ़ाया गया था आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तुम देखो, अब देखो ध्यान दो, तो ये हीट अपॉन मास, ये डेल्टा टी, ये क्या निकल गया? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस कैपिटल एम को नीचे ले जाओ तो C डिवाइड बाय M, ये बन गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने इतना सब इसलिए लिखा, आप तो डायरेक्ट रट भी लेना। तो बच्चों, हम लोग जो N सिंबल दो जगह यूज किए पूरे चैप्टर में, कुछ जगह सिंबल था नंबर ऑफ मोल का और कुछ जगह सिंबल था नंबर डेंसिटी, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम यहां M से डिवाइड किए। अब सुनो जो तुमको रट्टा मार लिया डायरेक्ट, एक्चुअल में Cp माइनस Cv पूछा जाए तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो अंडरस्टूड है, हम लोग Cp और Cv को क्या समझते हैं? मोलार हीट कैपेसिटी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे, सिर्फ तुमसे पूछा जाए सही टिक मारो तो लिखोगे Cp माइनस Cv इक्वल टू R। नहीं कुछ लिखा है तो अंडरस्टूड C को मोलार हीट कैपेसिटी ही मानना है। बट रिसेंटली जेईई मेन में, नीट में, दोनों जगह क्वेश्चन आ गया, अगर C मोलार नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो क्या होगा ये फॉर्मूला? तो जो बताए थे कैपिटल एम से डिवाइड कर देना है, तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाय M। ये तब यूज करना है जब क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि C मोलार हीट कैपेसिटी नहीं, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। अब चूंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, सही बोलो तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यूज तो यही करेंगे। एक्चुअल में मैं तुम बोलो सी क्या है, बोलोगे सर मोलार हीट कैपेसिटी है। Cp माइनस Cv कितना होता है तो तुम आर ही बोलोगे, स्टैंडर्ड यही है। लेकिन आजकल पेपर बनाने चाहते हैं कि बच्चे कुछ अगर कन्वर्ट कर दे तो उनको यूनिट कन्वर्ट करने आना चाहिए। इसलिए कुछ जगह क्वेश्चन में जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि Cp और Cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो फॉर्मूला R बाय M, ये लिख लो दोनों, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ये ध्यान रखना Cp Cv है क्या, नहीं दिया रहे तो यही मानते हैं सही। तो Cp Cv मोलार कैपेसिटी ही होता है, मोलार हीट कैपेसिटी हो तो वो R होने की गारंटी है। बट स्पेशली क्वेश्चन में लिखा रहे कि Cp Cv मोलार नहीं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो कैपिटल M से डिवाइड कर देना। रिसेंटली दोनों ही ये क्वेश्चन आ चुका है, जेईई मेन में भी और नीट में भी, तो ध्यान रखना। कुछ नहीं लिखा रहे, सिर्फ पूछा जाए Cp माइनस Cv, ये टिक मारना है, R ये सही है। बट R बाय M कब यूज करना है? इफ इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इफ इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिख लिया? डन सर। एक साथ लिख दो, याद आएगा। मोलार तो ये, स्पेसिफिक कैपेसिटी तो ये। और सुनो, ध्यान देना, Cv मोनो एटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, Cv का फॉर्मूला है FR/2। इफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैस आर मिक्स्ड, तो क्वेश्चन आजकल आ रहा है, करवाएंगे अभी। Cv बताओ मिक्सचर ऑफ गैस का, Cp बताओ मिक्सचर ऑफ गैस का, और मेनली आता है गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैस। देखो आगे पॉइंट,
if different non-reacting gas are mixed, if different non-reacting gas are mixed, then formula CV mix N1 CV1 plus N2 CV2 plus N3 CV3 divided by N1 plus N2 plus N3। या तुम डायरेक्ट रख लो या डायरेक्ट लो, समेशन। डायरेक्ट रखना है तो डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट रखना है तो एक छोटा फार्मूला समेशन ऑफ एन सीवी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन। ये हो गया सीवी मिक्सचर, कुछ वैसा ही सीपी मिक्स, फार्मूला समेशन ऑफ एन सीपी डिवाइड बाय समेशन ऑफ एन। और गामा मिक्स निकालना हो तो वही फार्मूला सीपी मिक्स अपॉन सीवी मिक्स। तो आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं यहां पर सीवी मिक्स पर आ रहा है, सीवी मिक्स, सीपी मिक्स, गामा मिक्स, जैसे क्वेश्चंस पकड़ते हैं। केटीजी की थ्योरी पूरी अपडेट हो गई, केटीजी की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई। लिख लिया आपने? सीवी मिक्स, सीपी मिक्स, गामा मिक्स। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन होगा, सीपी मिक्स निकालना, सीवी मिक्स निकालना, गामा मिक्स निकालना। लिखो क्वेश्चन, देखो 1 मोल हीलियम गैस। क्वेश्चन अब स्टार्ट। 1 मोल हीलियम गैस is mixed with 1 mole helium gas is mixed with 1 mole nitrogen. 1 mole helium gas is mixed with 1 mole nitrogen. 1 mole nitrogen. Then find out CV mix, CV mix, comma CP mix and gamma mix. Then find out CV mix, CP mix and gamma mix. CV mix, CP mix and gamma mix. आइए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्व किया जाए। देखो, तो सबसे पहले सीवी का फॉर्मूला सर ने क्या पढ़ाया था? FR/2। ये पढ़े थे सीवी। अब यही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। देख लो क्या कर रहे हैं हम। सीवी मिक्स चाहिए, सिर्फ 2 ही गैस है तो 2 बार लिखेंगे। N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। बच्चे गामा मिक्स भी पूछा जाए तो सीवी मिक्स ही निकालना। सीवी मिक्स आगे निकल गया तो तुम सब निकल जाएगा। तो सीवी मिक्स का फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। 1 मोल और सीवी का फॉर्मूला FR/2। एक है हीलियम, दूसरा है नाइट्रोजन, एक है मोनो, दूसरा है डाई। तो F की वैल्यू मोनो 3/2। अगेन 1 मोल डायटोमिक 5R/2, डायटोमिक F = 5 डिवाइड बाय 1 + 1। बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होता है। अब देखो 3 + 5 8, 8/2 4 और 4/2 2। बस अपना काम हो गया। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। ये आपने निकाल दिया, फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है सीपी की वैल्यू सीवी से आर ज्यादा होता है। तो सीपी मिक्स के लिए फिर बड़ा फॉर्मूला मत लगाना। सीपी मिक्स भी पूछा जाए तो सीवी मिक्स ही निकालना और एक आर जोड़ देना बच्चे। सीपी मिक्स भी पूछा जाए तो सीवी मिक्स निकालना और एक आर जोड़ दो तो हो गया 3R। और गामा मिक्स भी पूछा जाए तो तुमसे सीवी मिक्स निकालना, एक आर जोड़ देना, सीपी मिक्स आ गया और डिवाइड कर देना सीपी अपॉन सीवी। गामा होता है 3R/2R, कट गया 1.5।
आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर से, गामा मिक्स। तो सीवी मिक्स पूछा जाए, सीपी मिक्स पूछा जाए या गामा मिक्स पूछा जाए, आप सीवी मिक्स ही पहले निकालना। पहले आप सीवी मिक्स ही निकालना, आर जोड़ देना, एक बढ़ा देना आर, सीपी मिक्स हो जाएगा और डिवाइड कर देना सीपी अपॉन सीवी पढ़े थे गामा। आंसर 1.5, आंसर 1.5।